वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो प्रिपरेशन करा रहे हैं वो किस किस की कराते हैं। यूजीसी नेट हो गया आपका, यूजीसी नेट, जेके सेट हो गया, डब्ल्यूबी सेट हो गया, जेके पीएससी जो आपके लेक्चरर एग्ज़ाम है, प्रोफेसर एग्ज़ाम है, डब्ल्यूबी सेट हो गया, और सीयूईटी के लिए भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक आज का हमारा है, हमने 2012 का जो 75 क्वेश्चंस थे वो पूरे कर लिए हैं। अब हम करेंगे 2013 का जो पेपर है यूजीसी नेट का। ठीक है, तो ये आपका पेपर है, यस, ये आपका पेपर है यूजीसी नेट का जो कि कब आया था 2013 में। यस, 2013 में आया था। तो इसको आज हम, वेट अ सेकंड, तो इसको आज हम डिटेल में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको स्लाइड बहुत अच्छे से दिख रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इन यूर ओपिनियन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपके ओपिनियन में सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है। रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पीपल से दैट, जब आप नॉलेज को एक्वायर करते हो तो पीपल, लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंस परसेप्शन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। जब आप नॉलेज को एक्वायर करोगे तो आपकी जो सेंस है, क्या सिर्फ वही उसी के थ्रू आप नॉलेज को गेन कर सकते हो। जब ये ओनली आता है मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा होता है ना, तो ए नहीं है। इट इज़ रीज़न अलोन, क्या यहाँ भी ओनली मतलब अलोन सिर्फ रीज़न ही लगा सकते हैं, तभी वो क्या वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये भी नहीं हो सकता। वी नेवर गेट नॉलेज बिकॉज देयर इज़ नो नॉलेज आउट देयर इज़ आवर ओन क्रिएशन। तो हम तब तक नॉलेज को गेन नहीं कर सकते हैं बिकॉज कोई नॉलेज ही नहीं है, हम इस नॉलेज को खुद से क्रिएट करते हैं। तो ये बेस्ट लग रहा है, फिर भी आगे देखेंगे। इट इज़ थ्रू रीज़न एंड परसेप्शन दैट वी कैन गेट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो नॉलेज के थ्रू और परसेप्शन के थ्रू हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। बट इन कंपेरिजन टू द ऑप्शन नंबर सी, हमें जो सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है इन कंपेरिजन टू द ऑप्शन नंबर डी, हमें बेस्ट आंसर सी लग रहा है। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, who had suggested that questions are a powerful means of triggering thinking and can lead people from unconscious ignorance to conscious ignorance। तो किसने बोला है कि जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो अगर मैं आपके साथ क्वेश्चंस करूंगी, आप मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे बीच में चलेगा, तो इससे हमारी जो थिंकिंग है वो स्टिमुलेट हो जाती है। थिंकिंग स्टिमुलेट हो जाती है तो पीपल अनकॉन्शियस से कॉन्शियस इग्नोरेंस में आ जाते हैं। तो ये जो बात है ये किसने की है, ये हमारे सोक्रेट ने की है। सोक्रेट ने कौन सा मेथड दिया था, उन्होंने कौन सा मेथड दिया था, सोक्रेटिक मेथड, और उन्होंने और कौन सा डिबेट मेथड, जो डिबेट डिस्कशन डिबेट मेथड है ना, वो भी इन्होंने दिया है। ठीक है, तो प्लेटो फादर किसके हैं, हम हर एक ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो प्लेटो हो गए फादर, प्लेटो ने एक बुक लिखी है द रिपब्लिक, और ये फादर है आइडियलिज्म के। ठीक है, और चाणक्य अर्थशास्त्र, ये वैदिक से रिलेटेड है, और जो एरिस्टोटल हैं ये फादर किसके हैं, ये रियलिज्म के फादर हैं। ठीक है, देन आता है द फंक्शन ऑफ अ टीचर इज प्राइमरीली दैट, जो टीचर का फंक्शन है वो क्या है, ए गुरु टेंडिंग टू अ पर्सनल और स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। अब टीचर का फंक्शन क्या है कि गुरु तो है वो, बट वो सिर्फ पर्सनल और अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल करे, नहीं, ये तो नहीं है। एक ऐसा सर्विस स्टेशन या अटेंडेंट बोल सकते हैं जहाँ पे फिल करता है बच्चे के माइंड को नॉलेज से, नहीं। अगर ये फिल करेगा बच्चे के माइंड को नॉलेज से, इसको हम इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन, जिसको जो पॉलो फ्रेरी ने इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला है, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी नहीं है। डायरेक्टर की तरह क्या काम करेगा, ऑर्गेनाइजिंग प्लान करेगा, एक्सपीरियंस करेगा क्लास को, ये भी नहीं है। डायरेक्टर की तरह काम नहीं करेगा, वो फैसिलिटेटर की तरह होगा, जो गाइड करेगा, हेल्प करेगा बच्चों को, सो दैट उनकी मैक्सिमम ग्रोथ हो जाए। यस, ये बेस्ट ऑप्शन है कि गाइड करेगा, हेल्प करेगा बच्चों को उनकी प्रोग्रेस से रिलेटेड, उनकी मैक्सिमम ग्रोथ से रिलेटेड। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो होती है ना, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसका मतलब क्या है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का यहाँ पे मीनिंग पूछा है, एजुकेशन लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, वो एजुकेशन जो बच्चे पसंद करें उसको क्या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बोलेंगे, नहीं, वो एजुकेशन थोड़ी होती है। एजुकेशन लाइक्ड बोथ चिल्ड्रन एंड टीचर, वो एजुकेशन जिसको बच्चे भी लाइक करें, टीचर भी लाइक करें, उसको क्या एजुकेशन बोलते हैं, नहीं। एजुकेशन गियर्ड टू चाइल्ड्स नीड्स एंड एस्पायरेशन, एजुकेशन वो होती है जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हो, उसकी एस्पायरेशन के अकॉर्डिंग हो, उसको हम एजुकेशन बोलते हैं, उसको हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बोलते हैं। डी क्या क्या है, एजुकेशन is considered worthwhile and desirable by those who have a concern for जिनको डेवलपमेंट करनी है उनको ये एजुकेशन देनी है, नहीं। इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर सी है।
क्वेश्चन नंबर 6 या 7 सॉरी 5 है, इसको जूम करती हूँ। ओके, नाउ लिसन। दोज हुज एजुकेशनल फिलॉसफी इज रूटेड प्रैग्मेटिस्ट से क्वेश्चन है। यस, प्रैग्मेटिस्ट से क्वेश्चन है। तो प्रैग्मेटिज्म के जो फाउंडर हैं, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कौन है फाउंडर। चार्ल्स सैंडर्स पायरस। ठीक है, पायरस है फाउंडर। और प्रैग्मेटिज्म किस पे फोकस है? एक्शन पे, एक्टिविटी पे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। हमने की पॉइंट्स पढ़े हैं। सोशियोलॉजिकल आउटलुक है इसका। तो साइंटिफिक मेथड पे भी फोकस करता है, चेंज पे फोकस करेगा ये। तो रिजेक्ट करता है साइंटिफिक मेथड को, एक्सपेरिमेंटेशन को नहीं, ये रिजेक्ट नहीं करता, ये एक्सेप्ट करता है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव इज पॉसिबिलिटी नहीं, हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि इसका जो आउटलुक है वो सोशियोलॉजिकल आउटलुक है। तो सोशियोलॉजिकल आउटलुक है मतलब सब्जेक्टिविटी को भी एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ बोला है मेंटेन करता है कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, तो ये भी गलत है। एक्सेप्ट करता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी को। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कौन करते हैं? वो बी एफ स्किनर करते हैं, वो बिहेवियरिस्टिक करते हैं, तो ये नहीं आएगा। इनका कहना क्या है कि नॉलेज एक टेंटेटिव है और ट्रूथ रिलेटिव है। टेंटेटिव क्या होता है? टेंटेटिव होता है जो टेम्परेरी है, जो चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस। जैसी सर्कमस्टांसिस होगी, जैसी सिचुएशन होगी, उनके अकॉर्डिंग नॉलेज चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, द कंसेप्ट ऑफ प्रतीत समुत्पाद दैट नथिंग हैपन विदाउट अ कॉज इज वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल किसका है? प्रतीत समुत्पाद। तो प्रतीत समुत्पाद का मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं डिपेंडिंग ओरिजिन। डिपेंडिंग ओरिजिन भी हम इसको बोलते हैं। डिपेंडिंग ओरिजिन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, वेट अ सेकंड। ओके, डिपेंडिंग ओरिजिन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, हमने नेट किया, हमने पहले पीजी की। तो पीजी करने के बाद जब हम पीजी कर रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं? काश मैं नेट भी कर पाती। अब हमने नेट किया, हम सोचते हैं काश हम पीएचडी कर पाते। पीएचडी भी हो गया, फिर हम क्या सोचते हैं? बार बार जूम आउट हो रहा है। फिर हम सोचते हैं काश अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर हम क्या सोचते हैं? काश अब हम जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के क्या बन जाते? उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अब हम प्रिंसिपल बन जाते। अब प्रिंसिपल भी बन जाते हैं, मतलब क्या है कि जो हमारी नीड है यहाँ पे, एक नीड फुलफिल हो जाती है, दूसरी नीड का जन्म हो जाता है यहाँ पे। तो डिपेंडेंट ओरिजिन, इसी को प्रतीत समुत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने क्या बोला है? ये जो प्रतीत समुत्पाद है इसमें हमें दुख लगता है। एक नीड आती है, वो फुलफिल होती है, दूसरी नीड तब तक उसका जन्म होता है। तो जरा मरण मतलब जीना मरना। तो जरा मरण से बाहर निकलने के लिए, जीना मरना जीते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर से पुनर्जन्म होता है, फिर से दुख लगता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए, इस प्रतीत समुत्पाद से बाहर निकलने के लिए हमें 12 चेन ऑफ सोर्सेज की नीड है। ठीक है, तो ये किसने बोला है? ये बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, गौतम बुद्ध ने दिए हैं, जिसमें 4 नोबल ट्रूथ की बात की है। पहले दुख है, दुख का कारण है, कॉज है, कॉज का सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है 8 फोल्ड पाथ। और 8 फोल्ड पाथ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञा को हमने कैसे याद रखा है? प्रज्ञा को वीर से प्यार हो गया, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व। फिर सुनील का सूट सेल पे लाए, SALE। सेल क्या है? राइट स्पीच, एक्शन, लिवलीहुड और एफोर्ट, और राइट माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जैनिज्म नहीं आएगा। जैनिज्म के फाउंडर कौन है? महावीर स्वामी तीर्थंकर, जो 24th तीर्थंकर थे। और वेदांता फिलासफी शंकराचार्य ने दिया है, और सांख्य फिलासफी किसने दिया है? महर्षि कपिल ने, जो प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं। ठीक है, देन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिक्लेयर्स एजुकेशन इन मैन मेकिंग प्रोसेस। देखो, जब हमने 2012 का पेपर किया था तो उसमें भी हमने ये किया था क्वेश्चन, मैन मेकिंग की बात किसने की है? अरविंद ने मैन मेकिंग की बात नहीं की है, इन्होंने इंटेग्रल एजुकेशन की बात की है। इंटेग्रल एजुकेशन की बात किसने? अरबिंदो ने। जिदू कृष्ण मूर्ति ने किसकी बात की है? कि हमने बच्चे के किसको होल को डेवलप करना है। और मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने इनाग्रेशन किसकी की थी? यूजीसी की। ठीक है, और विवेकानंद ने दिया है मैन मेकिंग एजुकेशन। मैन मेकिंग एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। और एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम जो परफेक्शन है इंसान के अंदर उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, which are the following orthodox school of Indian philosophy is silent on the issue of existence of God and ultimate reality। तो 2 schools होते हैं, एक होता है आपका ऑर्थोडॉक्स और दूसरा है आपका हेट्रोडॉक्स। जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल होता है ना, वो वेदास को भी मानता है एज वेल एज गॉड को भी मानता है। वेदास की अथेंटिसिटी को भी मानेगा एज वेल एज गॉड को भी मानता है। ठीक है, ठीक है, इसमें एक ही फिलासफी ऐसी है जो सिर्फ वेदास को मानती है, गॉड को नहीं मानती है, उसको हम बोलते हैं संख्य फिलासफी। और हेट्रोडॉक्स फिलासफी कौन सी होती है? जो ना ही वेदास को मानती है, वेदास को भी ये रिजेक्ट करती है,
ठीक है। तो ये ना ही वेदास को मानता है और ना ही गॉड को मानता है, जिसको हमने क्या बोला है, आज हमने जेसीबी लिया, आज जेसीबी लिया, जेसीबी। आज क्या है, अजीविका, जैनिज्म, चारवाका और बुद्धिज्म। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे कि विच आर द फॉलोइंग ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलासफी जो साइलेंट रहती है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब गॉड जैसा कुछ नहीं है, सोल जैसा कुछ नहीं है। किसने बोला है, ये आपके हैं, वेट सेकंड, यस। तो इसमें कौन सा आएगा, ये सांख्य फिलासफी है, क्योंकि इन्होंने ही गॉड को नहीं माना है। ठीक है, इंडियन फिलासफी है, ऑर्थोडॉक्स हैं ये। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स वेदों पे तो मानते हैं, लेकिन ये गॉड से रिलेटेड बिल्कुल साइलेंट है, बिकॉज मैंने आपको बोला ना कि ये 6 दर्शन है और इनमें से एक इकलौती फिलासफी है जो गॉड को नहीं मानती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कसाया अ कंसेप्ट रिलेटेड विद द एक्चुअलिटी ऑफ जैनिज्म, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही टफ है, तो इनका क्या मतलब है। डिपोजिशन ऑफ द माइंड विच टेंड्स टू लीड द हायर एम्स ऑफ लाइफ, नहीं ये तो नहीं है। नेगेटिव डिस्पोजिशन ऑफ द माइंड विच टेंड टू कीप अस रिमाइंड इम्बीडेड टू द मुंडन वर्ल्ड। ठीक है, एक तो ये भी आएगा इसमें। देखो ये एक जो है ना, कसाया का मतलब होता है ना, इसको हम बोल सकते हैं ये एक माया जैसा है, इल्यूजनरी वर्ल्ड, जो जिसकी वजह से जो आत्मा होती है ना, जैसे ये सोल है, जब बच्चा पैदा होता है ये सोल प्योर होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, सोल के साथ स्टिकी सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। स्टिकी सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे जेलसी आ गई है ना, जेलसी आ गई, लालच आ गई, ग्रीड आ गई, इन सब चीज़ों को हम पुद्गल बोलते हैं। तो इनकी वजह से हमें मोक्ष नहीं मिलता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, केवल्या में बोलते हैं, उसकी वजह से नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव डिस्पोजिशंस हैं माइंड के, जो हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है, तो ये तो है, बी आएगा इसमें। अब देखते हैं सर्टन जो बैड डिस्पोजिशंस हैं जो हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को क्या करती हैं, अब्स्ट्रैक्ट करती है, रोकती हैं, सी भी है। तो आंसर इसका क्या है, बी एंड सी बोथ आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यस, क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है द फोर फोल्ड वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कल्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये नाम बोलते हैं व्हेन अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर टर्म्स हाईएस्ट वैल्यू विल कंस्टिट्यूट। तो सबसे हाँ अच्छा, ऑर्डर में आपसे पूछा है तो आप कैसे याद रखोगे इसको, आप ऐसे याद रखना है, AKDM, एकदम बोलते हैं ना, एकदम से वो मेरे पास आ गया। तो आपने भी ऐसे एकदम से याद रखना है। तो एकदम क्या है, अर्थ, कर्म, धर्म और मोक्ष। ये आंसर है इसका, अर्थ, कर्म, धर्म, मोक्ष। अर्थ, काम, अर्थ कभी कभी कर्म भी आता है, कभी कभी काम भी आता है, तो आप दोनों याद रख सकते हो, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, एकदम याद रख लेना। ठीक है, हु डिफाइन सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो किसने डिफाइन किया है कि रिलेशन है किसका बीच में, एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में, तो वो हमारे हैं ओटावे। तो उनको याद रखोगे। एक और इनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है, वो है एजुकेशन एजुकेशन फॉलो एजुकेशन फॉलो सोशल चेंज। तो आप ऐसे याद रखना, ओटा वे मतलब ऑटो वाला हमें फॉलो करने लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रिलीजन एक्ट्स एज अ ग्रेट बैरियर इन सोशल चेंज। रिलीजन क्या है, एक बैरियर की तरह है सोशल चेंज में। क्यों है बैरियर की तरह, ये वैल्यूज़ हमें सिखाएगा, ये तो है। ये फिर बैरियर कहाँ का आ गया, बैरियर होता है ऑब्स्ट्रक्शन, जो चीज़ आपको रोक रही है। तो ए तो श्योर है, इट सोशल गैदरिंग के लिए डिपेंड है, ये भी सही है। इट एक्सपेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एज ग्रुप, ये भी सही है। बट ये रिलीजियस फेथ है ना, हर किसी का जो रिलीजियस फेथ होता है अलग अलग है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये बैरियर है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। द अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सोशल मोबिलिटी, जो अफेक्टिंग फैक्टर है जिसकी वजह से सोशल मोबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, वो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है। आंसर बी है आंसर। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो है ना, सबसे पहले जैसे होता था ना, पहले सबसे पहले रिच होते थे, उसके बाद मिडिल क्लास होती थी, उसके बाद पुअर होते थे। अब अगर ये पुअर है, ये अगर मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, फॉर एग्जाम्पल इसने JKPSC क्लियर किया, लेक्चरर बन गया, इसकी पोस्टिंग कहीं सिटी में हो गई है ना, बहुत पुअर था बेचारा, तो ये रिच में आ गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है ना, सोशल स्टेटस इसका हाई हो गया, तो आंसर इसका बी होगा। द नेचर ऑफ सोशल वैल्यूज इज, सोशल वैल्यूज़ का जो नेचर है वो क्या है, वो लॉजिकल है। ठीक है, आंसर इसका क्या है, आंसर ए है, लॉजिकल। कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कल्चरल डिफ्यूजन। तो कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जब बहुत सारे जो कल्चर होते हैं ना, वो कल्चर में जब कल्चर स्प्रेड होते हैं ना, उसको हम कल्चरल डिफ्यूजन बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरमिंगलिंग ये नहीं है, कल्चरल, हाँ कल्चरल इंटरमिंगलिंग का मतलब है कि जब जो कल्चर है ना, कल्चरल आपस में स्प्रेड हो गए, दैट इज कॉल्ड एज कल्चरल डिफ्यूजन। तो ये भी नहीं आएगा, आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल अकर इफ कल्चरल लैग डज नॉट फॉलो सोशल चेंज। ठीक है, देखो
कल्चरल चेंज जो होता है ना, जैसे कल्चर में चेंज होता है, तो वो अगर प्रॉपर तरीके से, यस, वो अगर प्रॉपर तरीके से चेंज नहीं कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कल्चरल लैग। आंसर ए है। अब ये कल्चरल लैग क्या होता है? कल्चरल लैग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सोसाइटी में जब चेंजेस होती है, दो टाइप की चेंज होती है। एक होता है आपका मटेरियल चेंज और दूसरा होता है आपका नॉन मटेरियल चेंज। नॉन मटेरियल चेंज, अब जो मटेरियल चेंज है, मटेरियल चेंज का मतलब क्या है? मटेरियल चेंज वो चेंज होता है जो आपको दिखता है प्रॉपर तरीके से, है ना, जैसे बिल्डिंग हो गई, है ना, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग में चेंज होना या किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होना, ये होता है मटेरियल। नॉन मटेरियल चेंज होता है जैसे आपके माइंड में चेंज हो गया, है ना, मॉरलिटी, मॉरल एथिक्स वैल्यूज़ हो गए, इसमें चेंज होना। अब अगर मटेरियल चेंज जल्दी से, मटेरियल चेंज में बिल्डिंग टेक्नोलॉजी आता है, इसमें टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी तो बहुत जल्दी से चेंज हो गई, बट जो आपका नॉन मटेरियल चेंज है, टेक्नोलॉजी को किसने एक्सेप्ट करना है? लोगों ने एक्सेप्ट करना है, तो लोग इसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मटेरियल तो चेंज हो गया, बट नॉन मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके बीच में जो एक गैप आ गया ना, इसी को हम बोलते हैं कल्चरल लैग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कल्चरल लैग। आंसर ए है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो इसका मतलब क्या आएगा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का? देखो, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की मैं आपको बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी। जब आपको दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक आता है आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, हाँ एजुकेशन, और दूसरा आता है आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। जब आपको सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पूछेंगे ना, तो आपने इसका उल्टा कर देना है, एजुकेशन को पीछे लाना है, सोशियोलॉजी को आगे लेना है। अगर पूछेंगे एजुकेशनल सोशियोलॉजी का, तो सोशियोलॉजी, आप एजुकेशनल सोशियोलॉजी का पूछेंगे तो सोशियोलॉजी को पीछे लाना है, एजुकेशन को आगे लेना है। मैं कैसे बताऊंगी आपको? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पूछा है ना, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, तो पहले एजुकेशन आएगा फिर सोशियोलॉजी। यहाँ पहले सोशल रिलेशन है, ये नहीं है, सोशल डेवलपमेंट है, ये भी नहीं है, सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल, सोसाइटी और उसका रिलेशनशिप इंडिविजुअल के साथ। अच्छा, ये ठीक लग रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ सोसाइटी विद इन। देखो यहाँ पे तो एजुकेशन नहीं है, पहले से जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको वो तो है नहीं इधर, बट अब हम देखेंगे बेस्ट कौन सा है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशल रिलेशन बाय विच, जहाँ पे इंडिविजुअल गेन एक्सपीरियंस करते हैं, ये है क्या? नहीं। सोशल डेवलपमेंट उस कंट्री में, नहीं। सोसाइटी और उसका रिलेशनशिप इंडिविजुअल के साथ, ये बेस्ट आंसर मिलेगा। अगर ये नहीं होता, फिर इसका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का कुछ एजुकेशन से रिलेटेड पहले होता और फिर सोशियोलॉजी से रिलेटेड बाद में होता, ठीक है। होप आपको क्लियर हो रहा है, हो रहा होगा। अब हम आज सिर्फ 20 क्वेश्चंस करेंगे, कल हम करेंगे बाकी, ठीक है। आराम आराम से डिटेल में करना है हमने। मीर अंबिका जो बुक है वो किसने लिखी है? तो मीर अंबिका, यस, मीर अंबिका जो बुक है वो किसने लिखी है? एम के बाद गांधी ने जो बुक लिखी है वो है टॉलस्टॉय फार्म। अरबिंदो ने मीर अंबिका बुक लिखी है, मीर अंबिका इनका स्कूल है। विवेकानंद ने कौन से, विवेकानंद को जो स्कूल है उसको क्या बोलते हैं? रामाकृष्ण मिशन। जॉन डेवी ने क्या बोला है? इन्होंने क्या बोला है? स्कूल एक मिनिएचर है सोसाइटी का, तो आंसर इसका बी है। एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, देखो ये भी हमने पढ़ा था, किया था क्वेश्चन जो 2012 में। अगर आपने मेरे साथ किए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में येस बोल देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो आप बताना कि अगर आप 2009 से लेकर 2012 भी हमने क्वेश्चंस पेपर किए हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन वहाँ पे था, अगर आपको याद है। तो एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है? ब्रिंग चेंजेस जब सोसाइटी में आती है, जब सोसाइटी मॉडर्न बन जाती है, तब हम बोलेंगे एजुकेशन एज अ सब सिस्टम, तो ए है इसका आंसर। हु कॉइंड द टर्म कल्चरल कैपिटल? कल्चरल कैपिटल का मतलब क्या? कैपिटल होता है एसेट, हमारे पास क्या एसेट है, तो ये जो टर्म है ये किसने कॉइन की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2000, यस, ये 2012 का पेपर है, तो ये बोर्डियो और पार्सन ने की है, बोर्डियो और पार्सन ने इसको कॉइन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इस स्लाइड को कर ही लेते हैं आप। वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज फ्रॉम द बेसिस ऑफ वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ वन, मतलब आपका जो एटीट्यूड है, वैल्यूज़ हैं, वो किस पे बेसिस है? पॉपुलैरिटी एंड रेपुटेशन पे नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट है आपका। आपका जो एटीट्यूड है, आपके जो वैल्यूज़ हैं, वो किस पे बेस होगा? आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम कल वाली क्लास में करेंगे, डिटेल में करेंगे एक एक चीज़। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो कि आपको समझ आती है प्रॉपर तरीके से, सेशन कैसा लगता है। आप सब्सक्राइब भी कर लिया करो, सो दैट आपको मेरी जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो सबसे पहले आपको पहुँचे, ठीक है। शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ओके, बाय।